जय सेवा जय जोहार। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा को लेकर आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के समक्ष लाइव आया हूं और बहुत ही गंभीर मुद्दा है और आप सभी लोग जरूर इसे सुने और ऐसा लगता है कि मतलब ये काम की चीजें इसको शेयर भी कीजिएगा। आज हमारे भारत देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट के साथ लगभग तीसरी लहर आ चुकी है और इस स्थिति में हमारे भारत देश की जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कुछ जन समुदाय को विशेष सावधानी बरतने के लिए संदेश भी दे रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या प्रशासनिक विभाग हो, चाहे नगर पालिका विभाग हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो। पर विडंबना की बात यह है कि इस तीसरी लहर में सर्वोपरि क्या है सरकार के लिए। आज हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर है, इससे हम अपने मानव समुदाय को कैसे बचाएं, इस पर सोचने और मंथन करने की आवश्यकता है। हमारे देश की जो केंद्र सरकार है और हमारे देश की जितनी भी जो राज्य सरकारें हैं, लगातार कुछ ना कुछ ज्ञान बांटने का काम कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। मुद्दा तो बहुत गंभीर है, लेकिन क्या है कि ये समझदार व्यक्ति को ही समझ में आएगा। आज आप सभी लोगों ने देखा कि पिछले जो प्रथम लहर थी कोरोना की और द्वितीय लहर थी कोरोना की, आप लोगों ने देखा ना जाने कितने सारे लोग हमारे बीच से चल गए, मतलब चले गए परमानेंटली इस कोरोना के चक्कर में। लेकिन उस समय भी, प्रथम लहर में भी और द्वितीय लहर में भी, आपने देखा कि सबसे पहले अगर इस देश में इस कोरोना काल में अगर बलि चढ़ाई गई तो वह है शिक्षा। और शिक्षा को पहले, शिक्षा के जो मंदिर हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इनको बंद किया गया। और ये ऐसे संस्थान होते जहां पर सभी समझदार बच्चे पढ़ाई करते हैं। आज पहली का बच्चा भी उनको माँ बाप सिखाते हैं या आंगनवाड़ी में सिखाते हैं या स्कूल में सिखाते हैं उसको स्कूल में कैसे बैठना है, किस प्रकार उसको कपड़े पहनना है, किस प्रकार उसको सावधानियां रखना है। ये सभी चीजें बच्चों को पहले से पता रहती हैं। लेकिन सरकारों ने, राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा टारगेट किया स्कूलों को। और दूसरी बात, जो मार्केट होते, जो व्यापारीगण हैं, इनको टारगेट किया गया। ये बड़ी विडंबना की बात है। या तो कोरोना जो है स्टूडेंट को अच्छे से पहचानता होगा, या तो व्यापारी लोगों को अच्छे से पहचानता होगा, या तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो गरीब लोग हैं इनको अच्छे से पहचानता होगा। शायद इन्हीं को मारने के लिए आया होगा ये। बाकी जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां रही, आप लोगों ने प्रथम लहर, द्वितीय लहर में देखा। द्वितीय लहर में जब कोरोना से लोग इतने बहुत ज्यादा, रोज हजारों की संख्या में मर रहे थे, लाखों की संख्या में मर रहे थे, तब भारत देश में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था और मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ था। अब ये बताइए कि सरकार को अगर वास्तव में देश को बचाने की चिंता होती तो जिस प्रकार से आज हमारे भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता है, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले, जो अच्छे जगह कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अच्छे पीएचडी धारी, अच्छी पढ़ाई की डिग्रियां जिनके पास, इन लोगों के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर सकती थी, इनके लिए भी स्कूल कॉलेज ओपन कर सकते थे।
लेकिन इतनी इसने पीक लेवल में सबसे पहले टारगेट किया गया स्टूडेंट को, स्कूल कॉलेज जितने भी जो शिक्षण संस्थान हैं इनको टारगेट किया, और जो व्यापारी लोग हैं इनको टारगेट किया गया। बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार चिल्ला चिल्ला के बोलती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों के माध्यम से देख सकते हो आप, सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, या न्यूज़पेपरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। सरकार हमेशा इस भारत देश में रहने वाली जो जनता है इनको ज्ञान देने का काम करती है, लेकिन खुद उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती है। आपने देखा अभी ये जो मेरे मोबाइल में अभी कुछ वहां अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देगा आपको, ये लगभग कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का जो शेड्यूल इन्होंने जारी किया। 10 फरवरी से चुनाव होने वाले हैं। अब ये बताइए कि स्कूलों के लिए अभी भी स्कूलों में प्रथम लहर, द्वितीय लहर में अभी भी स्कूलों में और जो शिक्षण संस्थान है उसमें 50% आप लोगों ने परमिशन दिया है कि 50% ही आपको बैठालना है, और अलग अलग दिन 50 लोग एक दिन आएंगे, 50 लोग दूसरे दिन आएंगे। ये नियम आज भी शिक्षण संस्थानों में लागू है। पर विडंबना की बात यह है कि स्कूल कॉलेज वाले तो चलो पालन करने लग गए, मार्केट वालों ने पालन करने लगे, व्यापारीगण, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक जो टीवी चैनल जो होते हैं इनके माध्यम से जनता को रोज आके ज्ञान बांटने का काम कर रही है कि अपने को देश को सुरक्षित करना है, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना है, हम सबकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अभी वर्तमान में देख रहे हैं, प्रथम लहर में भी वही हुआ, द्वितीय लहर में भी वही हुआ, अब ये तीसरी लहर की जो आहट है, इतने केस बढ़ रहे, लगभग 4-5 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश पूरे देश में। अब ये बताइए कि सरकार देश को बचाना चाहती है कि उनकी राजनीतिक पार्टियों को बचाना चाहती है, या सत्ता बचाना चाहती है? ये इस चीज को समझना पड़ेगा। भारत देश के हर युवा पीढ़ी को इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। ये केवल गरीब लोगों के लिए है, जो स्टूडेंट है उनके लिए है। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं कोरोना के चक्कर में अभी तक आयोजित नहीं हो रहे, लेकिन इस तीसरी लहर में भी उनकी डेट फिक्स हो गई है। चुनावी जो राजनीतिक पार्टियों की जो परीक्षा होती है ये फिक्स हो चुकी है। अब आपको सोचना है किस देश में क्या चल रहा है। आज इस लगभग 29 जनवरी 2020 से हमारे भारत देश में कोरोना का जो इतना प्रकोप बढ़ा हुआ है, तब से ही एजुकेशन की स्थिति पहले से भी डब्बा डोल थी, और कोरोना के आने के बाद सरकार के पास ये बहाना मिल गया कि कोरोना के कारण हम लोग बच्चों की जिंदगी खतरे पर नहीं डाल सकते। ये बहुत अच्छा बहाना मिल गया सरकार के पास। और कहीं ना कहीं जो युवा है, सरकार के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे आप लोग, तो ऐसे ही एक दिन बोलते हैं ना कि हमारे भारत देश में भी यही तो चल रहा है, हिटलर शाही, तानाशाही शासन चल रहा है। हिटलर की भाषा में विकास किसको बोलते हैं? विकासवाद किसको बोलते हैं? जनता को इतना निचोड़ डालो कि जनता चल फिरने में भी असमर्थ हो जाए। वो चल फिर भी नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो लड़ नहीं सकती। ये हिटलर की भाषा में विकास बोलते हैं इसको। और यही अपने भारत देश में इस कोरोना की प्रथम लहर में, द्वितीय लहर में और तृतीय लहर में भी यही चलने वाला है। अब युवा अगर नहीं जागेगा तो आने वाला जो समय है बहुत प्रतिकूल है, और इस चीज को समझना पड़ेगा। भारत देश कोरोना वैक्सीनेशन, भारत देश की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भी बहुत बम्पर फर्जीवाड़ा किया है। जिन लोगों को दूसरी डोज लगी ही नहीं है, ऐसे असंख्य लोग तो मेरे कांटेक्ट में, उसमें मैं भी हूं, मेरे को भी दूसरी डोज नहीं लगी, लेकिन वैक्सीन
वैक्सीनेशन का सेकंड डोज लग गया, ये मैसेज आ गया। अब ये बताइए कि जनता के स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं कर रही तो क्या कर रही है? अब उस सामने वाले को दूसरी डोज लगी नहीं है और अगर मैसेज आ गया तो सामने वाले का क्या होगा? उससे तो नुकसान है कि नहीं? उसको नुकसान है इससे। तो सरकार क्या होता है कि अपनी लोकप्रियता और लोगों के सामने अपनी पोजीशन बना मेंटेन करने के लिए ये सब जुमलेबाजी कर रही है। हर चीज में फर्जीवाड़ा, बता नहीं सकता। अभी ऐसे देश में कई राज्य होंगे जहां पर लगातार अभी चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में। तो 5 राज्यों में देखो, वहां पर भले ही लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा लेकिन चुनाव होंगे। अब ये समझ जाइए कि स्कूल कॉलेजों में बच्चे ऑलरेडी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन आप चुनावी रैलियां देखे होंगे, 50-50 हजार, 1-1 लाख, कभी 1 लाख से ज्यादा पब्लिक भी होती है। क्या वहां पर कोरोना नहीं होगा? ये थोड़ा सा सोचना है। राजनीतिक चाटुकारिता से ऊपर उठ के आप कभी वास्तव में सही और गलत को पहचानो, क्योंकि आज नहीं पहचानोगे तो अंधभक्ति में वैसे ही डूब जाओगे आप। इस देश में क्या चल रहा है? आज हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें, पंचायत चुनाव में लोगों ने, अब देखो चुनाव में क्या होता है, विधानसभा चुनाव तो चलो ठीक हो गया, लेकिन जो पंचायत चुनाव अभी 2-3 सालों से तारीख पे तारीख देके उसको भी लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। लोगों ने अपना प्रचार प्रसार भी बहुत कर लिया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार हम इसमें हारने वाले हैं, तो सरकार ने चुनाव ही निरस्त कर दिया। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? जितने जो प्रतिभागी, जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिन लोगों ने चुनाव में का फॉर्म भरे थे और प्रचार प्रसार किए, उसका हर्जाना कौन भरेगा? तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद ये चुनाव में भी ये होने लग गया अपने देश में। ये बड़ी विडंबना की बात है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि भारत देश की जो तानाशाही सरकारें हैं, ये पूरी तरह से चुनाव को खत्म करना चाहती हैं। इसीलिए लगातार तारीख पे तारीख वो डेट बढ़ाते जा रहे हैं या तो चुनाव कैंसिल कर रहे हैं। इसमें शासन तो जिम्मेदार है ही है, तानाशाही तो है ही है, प्रशासन भी उतने ही जिम्मेदार है। तो दोनों की मिलीजुली भगत से ये काम हो रहा है। और इसमें पिस कौन रहा है? इसमें पिस रहा है वो किसी महान व्यक्ति ने बोला है ना, कोई महान मूवी का डायलॉग है कि भारत देश का युवा सोता हुआ शेर है, जाग गया तो चीरफाड़ डालेगा, ऐसा कहानी में बताया गया है। लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति में क्या है? जागेगा तो भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको सही और गलत तो पता ही नहीं है ना, तो कैसे लड़ेगा वो? तो ये भी तो बड़ी विडंबना की बात है। आप सोचो, सभी लोग सोचो, इस तीसरी लहर में अभी लगातार केस बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले टारगेट स्कूल ही होंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फिर इसमें जनरल प्रमोशन की माया होगी। जो बच्चे कुछ भी पढ़ाई नहीं किए वो पास हो जाएंगे, मतलब उनको पेपर देने का कोई टेंशन ही नहीं, वैसे ही पास हो जाएंगे। अब ये बताइए कि ऐसे भी पास होके करेंगे क्या? वो तो ऐसा है कोई काम के ही नहीं रहेंगे, मतलब पेड़ है लेकिन उसमें कभी फल नहीं लगेगा, फूल नहीं लगेगा, तो ऐसे पास होने से क्या मतलब है? जब इस कोरोना काल में चुनाव हो सकते हैं, पीक लेवल हो, चाहे कोई मोर्टेलिटी रेट कितना भी हाई हो, जब चुनाव संपन्न हो सकते हैं, उनके रिजल्ट आ सकते हैं, तो क्या हमारे भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता है, जो स्टूडेंट है, उनके लिए स्कूल कॉलेज चालू नहीं रह सकते? क्या उनके लिए इन विषम परिस्थितियों में सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है? क्या गाइडलाइन के साथ हम बच्चों के लिए हम बेहतर रोजगार दिला सकते हैं? क्या ऐसी चीजें व्यवस्था करने की कोई प्लानिंग नहीं है? ये सरकार सब कुछ कर सकती है लेकिन करना नहीं चाहती है। दूसरी बात है, इसमें युवा भी जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा जो है आज पढ़ने लिखने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों की गुलामी में जकड़ा हुआ है, जिसके कारण वो राजनीतिक पार्टियों का झंडा लेके घूम रहा है, राजनीतिक पार्टियों के लिए फट्टा बिछाने का काम कर रहा है, वहां पोहा जलेबी बांटने का काम कर रहा है।
अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस काबिल हूं और मेरे अंदर कौन सी काबिलियत है। तो इस भारत देश की जो पढ़ी लिखी जो युवा पीढ़ी है वो भी उस चीज को समझ नहीं पा रही ना। एक कहने को मात्र है कि पढ़ी लिखी है, लेकिन सही और गलत गलत को पहचान ही नहीं पा रही है। अब ऐसा रहेगा इंडिया तो कैसा रहेगा, अब ये बताइए। अब सभी के लिए ये मुद्दा सोचने वाली बात है। सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़ लिख के अच्छा कुछ रोजगार पाना चाहते हैं। कुछ लोग अच्छे युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख के राजनीति करना चाहते हैं, वो पंचायत चुनाव से शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको भाप लिया था। पहले ही जमीन स्तर से उनको समझ लिया था, पहचान लिया था कि जब युवा अगर राजनीति में आएगा तो आने वाले समय में उस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था होगी। और ये सरकार को कतई पसंद नहीं था। शायद इसलिए भी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हुए होंगे। ये तानाशाही पता नहीं कब तक चलेगा। मेरा इस सोशल मीडिया के माध्यम से कोई राजनीतिक पार्टियों के ऊपर टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। इस देश में अभी कल 5 राज्यों के लिए जो चुनाव होने वाला है उनका शेड्यूल जारी हो गया है। तो इस देश में कोरोना बढ़ रहा है। अब इस विषम परिस्थिति में लोग प्रचार प्रसार करेंगे तो भीड़ भाड़ तो होगी ना। तो क्या कोरोना के केस नहीं बढ़ेंगे? तो मेरा तो सॉलिड परफेक्ट जो निशाना है सरकार पर कि सरकार इस देश की जनता को कोरोना से मरवाना चाहती है और अपनी राजनीतिक जो सत्ता है वो बचाना चाहती है। मेन मुद्दा ये है और इसमें कुल मिला के जनता का ही नुकसान है। इसलिए मैं चाहता हूं भैया कि जिस प्रकार से आज जो भारत देश की जितनी भी जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, जिस प्रकार से स्कूलों में आप लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी कोरोना काल में एजुकेशन को कंटिन्यू रखा था, उसी प्रकार आप प्रचार प्रसार करो ना ऑनलाइन। तो इससे आपका पैसा भी बचेगा, बीमारी भी नहीं फैलेगी। तो ये केवल पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था मत करो। आपने अगर काम किया है, आप लोगों की राजनीतिक पार्टियों ने काम किया है, तो आप भी वर्चुअल रैली करो, वर्चुअल सभाएं करो। वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन के माध्यम से आप प्रचार प्रसार करो। तो इससे क्या होता है, पैसा बचेगा और यही पैसा जो है आने वाले समय में आप जिस भी राज्य में जहां पर चुनाव हो रहे तो वहां के युवाओं के लिए ये रोजगार देने का काम करेगा पैसा। तो ये चीजें केवल ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ये ऑनलाइन जो एजुकेशन जो स्कूलों में चल रहा है, कॉलेजों में चल रहा है, शिक्षण संस्थानों में चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो चुनाव प्रचार होना चाहिए, ये राजनीतिक पार्टियां भी करनी चाहिए। इससे पैसा बचेगा, बीमारी कंट्रोल होगी। लेकिन इतने सारे स्वास्थ्य कर्मचारी लोग इस कोरोना काल में, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, अपने जान चली गई, डॉक्टरों की, नर्सिंग स्टाफ की, बहुत सारे जितने भी लोगों ने, चाहे वो नगर पालिका वाले हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में बहुत अपनी जान जोखिम पे डाल के सेवाएं प्रदान की। लेकिन अब जैसे फिर से आप चुनावी सभाएं करोगे, कोरोना के केस बढ़ेंगे, तो किसके जान पे खतरा, ये बताइए। सवाल ये नहीं है कि डॉक्टरों को और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को पैसा मिलता है, सवाल यह है कि वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के ये काम करते हैं। पर सरकार उनको वास्तव में उनके जान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। और डॉक्टरों की जो पूरी मेहनत है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी मेहनत है, ये पूरा पानी फिरने वाला है। क्योंकि जब तक इस देश में हर व्यक्ति, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, जो प्रोटोकॉल होता है, जो गरीबों के लिए होता है, जो आम आदमी के लिए होता है, यही प्रोटोकॉल अगर शासन प्रशासन भी फॉलो करे तो ही कुछ हो सकता है। लेकिन प्रोटोकॉल वर्तमान में किसके लिए बनता है? अभी हमारे मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसे है, पुलिस अधिकारियों के माध्यम से
कई सारे लोग जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग आते हैं, बेचारे गांव से लोग आते हैं शहरों की ओर कुछ खरीदने के लिए, कुछ इलाज पानी कराने के लिए, तो इनसे पैसा वसूली अभियान चालू हो गया है। उनको रोक टोक के उनसे पैसा वसूला जा रहा है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश की कि इस देश में इतने सारे लोग हैं लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। सब लोग डरते हैं। भाई डरोगे, हमने कोई गलत चीज तो बोला नहीं। जब एजुकेशन ऑनलाइन हो सकता है तो जो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव प्रचार करती है वो भी ऑनलाइन ही करना चाहिए ना, तो इससे बीमारी कंट्रोल रहेगी। ये बहुत विडंबना की बात है। जब तक इस देश में कोरोना रहेगा ना, तब तक युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय रहेगा, क्योंकि इस कोरोना काल में हमारे भारत देश का जो एजुकेशन है लगभग 20 साल पीछे चला गया है। अब 20 साल पीछे चला गया तो सोच लो कितनी बड़ी विडंबना की बात है। कब होगा व्यवस्थित रूप से, कब सही होगा ये प्लेटफॉर्म, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब मेन मुद्दा यही है कि सबसे पहले इस तीसरी लहर में भी अगर किसी चीज पर बंदी से लगेगी तो वो है शिक्षा। राजनीति पे कभी नहीं लगती। अभी कुछ दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश शासन ने एक नियम निकाला था, एक प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन निकाला था कि शादी समारोह में लगभग 250 लोग वर और वधु पक्ष से शामिल होना चाहिए। लेकिन आज देखो राजनीतिक पार्टियां इसका उल्लंघन कर रही है। तो ये नियम सब जगह लागू होना चाहिए ना, ये केवल गरीब के लिए लागू क्यों होना चाहिए? भाई ये केवल गरीबों के लिए ही क्यों है? राजनीतिक पार्टियों के लिए ये नियम लागू क्यों नहीं होता? राजनीतिक पार्टी वाले कितने भी रैली निकाल लिए, बिना मास्क से निकाल लिए, लेकिन उनको कोरोना नहीं होगा, और पुलिस वाले भी वहां उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। पुलिस वाले भी उन्हीं पर कार्रवाई करते हैं जो कमजोर होता है। तो इस देश में यही चल रहा है, अभी प्रदेश में यही चल रहा है। इसलिए जानो पहचानो, हमें सावधानी तो रखना ही रखना है। कोरोना बीमारी है, मैं भी मानता हूं, मैं भी डॉक्टर हूं, लेकिन कोरोना सबके लिए हानिकारक है। लेकिन राजनीतिक वाले लोग, राजनीतिक पार्टियां इस कोरोना की तीसरी लहर में इस देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख तय कर दिया है और वहां पे भीड़ भाड़ होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के केस बढ़ेंगे और उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा? जनता होगी, स्वास्थ्य विभाग होगी। कई सारे छोटे मोटे अधिकारी रहते हैं, इन पर जो बड़े बड़े नेता लोग हावी हो जाते हैं, सुना देते हैं। 5वीं फेल नेता लोग, इनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये लोग भी डॉक्टरों को सिखाने लगते हैं। ये भी कुछ अधिकारियों को सिखाने लगते हैं जिनको एबीसीडी नहीं मालूम, कोरोना की स्पेलिंग नहीं पता। कई सारे नेता लोगों से पूछना जा रहा, कोरोना करते, कोरोना नहीं हो, कोरोना है। नेता बन गए कुर्ता पैजामा पहन के, लेकिन कोरोना की स्पेलिंग नहीं मालूम, कोरोना का उच्चारण नहीं पता। और ये लोग अगर एक एमबीबीएस एमडी धारी को अगर ज्ञान बांटेंगे तो यार फिर ये तो गलत है ना। तो आज हमें आवश्यकता है दोस्तों कि सरकार की जो तानाशाही जो रवैया है इस भारत देश की जनता के प्रति, भारत देश की युवा पीढ़ी के प्रति, कोरोना के नाम से डराने धमकाने का ये जो तरीका है सरकार का, पूरी तरह से गलत है। दम है तो अपनी राजनीतिक पार्टियों को एक बार बोल के दिखा दो कि ऑनलाइन प्रचार प्रसार करो, देखते हैं कितने वोट मिलते हैं आपको। इसमें केवल हमारे युवा पीढ़ी ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? युवा पीढ़ी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? स्कूलों को टारगेट। आज ऑनलाइन एजुकेशन की बात होने लगी। मध्य प्रदेश में देखा ऑनलाइन एजुकेशन, कहीं कुछ, कोई मंत्री कुछ बोल रहा है, कोई मंत्री कुछ बोल रहा है, कोई पी के बोल रहा है, कोई बिना पी के बोल रहा है। पता नहीं समझ में आ रहा है कौन सा गाइडलाइन जारी करना चाहते हैं, या तो हर मंत्री का गाइडलाइन अलग अलग होगा। ये हमें समझना पड़ेगा, और अगर इस चीज को नहीं समझे तो बहुत दिक्कतें हो सकती है आने वाले समय में। आप सभी जितने जो युवा लोग हैं, जैसे कोरोना की मैं बात कर रहा हूं, देखो अभी मौसम चेंज हो रहा है। अभी बैतूल में देखो बहुत ज्यादा बारिश हुई कल से, तो कहीं ना कहीं क्या होता है,
कि क्लाइमेट चेंज हो गया, सर्दी खांसी बुखार ये नॉर्मल हो गया। तो देखो, सर्दी खांसी और जो बुखार जैसी समस्या आती है, तत्काल आप बढ़िया कोई अच्छे नजदीकी डॉक्टर से आप उपचार करवाएं और दवाइयां लें, समय पर ठीक हो जाएंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे जरूरी होता है जैसे मास्क वास्क पहन के जाए, जहां भीड़ भाड़ में जाते, ये तो सावधानी आपको रखना है। ये बीमारी है लेकिन इसको समझना पड़ेगा। अलग अलग एज के लोगों में अलग अलग इफेक्ट डालती है, किसी पर कुछ ज्यादा प्रभाव डालती है, किसी पर कम प्रभाव डालती है। जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र अच्छी है वो जल्दी ठीक हो जाता है, और जिसका कमजोर रहता है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, इन पर ज्यादा वो करता है, इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो हमें सावधानी रखना है। लेकिन मेरा ये सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ आज ये बोलने का उद्देश्य ये था कि इस तीसरी लहर में आज शाम को शायद हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी लगभग 4:30 बजे मीटिंग करने वाले। पूरे देश के जितनी भी जो राज्य सरकार वहां के जो मुख्यमंत्री लोग, उनके साथ मीटिंग होने वाली उनकी, चाहे ऑनलाइन हो या कोई भी माध्यम से हो, आपातकालीन मीटिंग बुलाया तो यही होगा ना। तो मतलब यही है कि कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए, कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर बात होगी। लेकिन कोरोना काल में राजनीतिक पार्टियों को जो विधानसभा चुनाव वगैरह ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं, इनको कैसे कैंसिल किया जाए, इन पर चर्चा नहीं होगी। क्योंकि वो चीज है सत्ता का जो लालच है, ये कभी राजनीतिक पार्टियों से छूट नहीं सकता, राजनीतिक लोगों से छूट नहीं सकता। प्रजा मर जाए चलेगा, लेकिन हम विधायक और सांसद बन के रहेंगे, कैसे भी बने। यही तो इस देश में चल रहा है। तो इस कोरोना काल में यही चल रहा है इस देश में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले, मतलब क्या कहना चाह रहा है। स्कूल कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, रैलियों को चालू किया जा रहा है, चुनाव की तारीखें आ रही है और चुनाव संपन्न किया जा रहा है। यही तो विडंबना है इस देश की। और हमारे भारत देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो शासन प्रशासन वाले हो, वो सभी लोग कोरोना से बचने के लिए सभी को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की जो चुनावी आम सभाएं हैं, जो बड़े बड़े जो रैलियां हैं, इनको कंट्रोल करने की उनमें हिम्मत नहीं है। अब ये बताए कि हमारे भारत देश का जो युवा जो पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश कर रहा है, बस उनकी ही जान को खतरा है कोरोना से, बाकी कोई नेता को खतरा नहीं है। यही इस देश में चल रहा है। तो इस लाइव के माध्यम से मेरा मेन मुद्दा यही था कि इस कोरोना काल में सभी राजनीतिक पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे देश की मतलब राज्य सरकारें हों, ये सभी लोग मिलके सबसे पहले ये प्राथमिकता देनी चाहिए कि हमारे देश से कोरोना को पूरी तरह से समाप्त कैसे किया जाए। ये ऐसे विचार, ऐसे प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि सबसे पहले इस देश में क्या चल रहा है कि स्कूल कॉलेजों को, शिक्षण संस्थानों को कैसे बंद किया जाए, किसका बहाना देके बंद किया जाए। तो कोरोना ने लगभग 29 जनवरी 2020 से एक अच्छा बहाना मिल गया, जिसके कारण युवा लोग की जिंदगी पूरी तबाह हो गई है। और इस कोरोना काल में भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं चुनाव कराई, उपचुनाव हुए, सेकंड लहर में 5 राज्यों में चुनाव हुए, अब तीसरी लहर में फिर से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जिस देश में सरकारें चुनाव को सर्वोपरि रखती है, उस देश में शिक्षा को विकसित कर पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब हम शिक्षा के क्षेत्र में कभी दूसरे देशों को टक्कर नहीं दे सकते। ये तो हमने इस कोरोना काल में देख लिया कि जहां पर हेल्थ को अच्छा करना चाहिए, वहां पर लोगों ने चुनाव के जुगाड़ में लगे थे, टिकट के जुगाड़ में लगे थे। और दूसरे देश किस में लगे थे? हेल्थ एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, इस पर लगे थे। और हमारे भारत देश में क्या चल रहा था? हमारे भारत देश में चल रहा था कि इस चुनाव में भी, मतलब इस कोरोना काल में भी, चाहे प्रथम लहर हो चाहे
द्वितीय लहर हो चाहे तीसरी लहर हो, इसमें चुनाव कैसे संपन्न कराना है ये सभी प्लानिंग सरकार के पास है। लेकिन इस चुनावी मतलब कोरोना काल में भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता है, इनके लिए रोजगार प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे आयोजित किया जाए, इसके लिए सरकारों के पास समय नहीं है। केवल सरकारों के पास एक ही पॉइंट है कि हम हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी को खतरे पे नहीं डालना चाहते। भले ही हम चुनाव करा के हम मर जाएं चलेगा, लेकिन भारत देश की युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। स्कूल जाने वाला व्यक्ति स्कूल जाना बंद कर दे, और अगर स्कूल नहीं जाए तो जनरल प्रमोशन करके उसको पास कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में वो कुछ ना करे। लेकिन चुनाव का बोलबाला देख लिए तो अब समझ में आया सभी को। दोस्तों, मेरा जो कहने का उद्देश्य ये था कि इस देश की जितनी भी जो सरकारें हैं वो इस देश से कोरोना को खत्म नहीं करना चाहती, इस देश की जनता को कोरोना से मरवाना चाहती है। इसलिए शायद दूसरी लहर में भी विधानसभा चुनाव हुए, हमारे मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, और इस तीसरी लहर की आहट के साथ ही कल अधिसूचना जारी हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और रिजल्ट कब आएगा उसकी भी तारीख फिक्स बता दी है। रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वोटिंग होगी। 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोटिंग है उत्तर प्रदेश में। पंजाब में है 14 फरवरी को वोटिंग है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग है। मणिपुर में 27 फरवरी को वोटिंग है। मणिपुर में 27 फरवरी से 3 मार्च तक वोटिंग है। गोवा में 14 फरवरी को वोटिंग है, और रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है। परीक्षा आयोजित हुई नहीं, रिजल्ट की डेट भी पहले से तय है। अब ऐसा रहेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। तो भारत देश के समस्त युवा पीढ़ी सोशल मीडिया चलाते हो, अच्छी बात है, पर कुछ अच्छे कार्यों के लिए चलाइए, आपके दिल में कुछ तसल्ली मिलेगी। नहीं तो झंडा ही लेके घूमोगे, जिंदगी भर कुछ मिलने वाला नहीं है। राजनीतिक पार्टियां सब अपने एक घर से कोई विधायक बनेगा तो वो अपने बेटे को विधायक बनाएगा, बहू को विधायक बनाएगा, लेकिन जो कार्यकर्ता रहेंगे ये केवल झंडा ही लेके घूमेंगे, टटपट्टी फट्टा ही बिछाने का काम करेंगे। इस चीज को समझने की आवश्यकता है दोस्तों। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें मैं हमेशा लाइव के माध्यम से बोलते रहता हूं, पर युवा को क्या होता है, बोलते ना कि युवा जब अंधभक्त बन जाता है ना, तो उसको समझता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। उसको सही में भी सही लगता है और गलत में भी गलत लगता है। बस सामने वाला उसका आका बोलेगा ये सही है तो सही और गलत है तो गलत। ऐसी अगर युवा पीढ़ी रहेगी तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। तो मेरा यही मुद्दा था कि इस चुनावी बोलते ना कि इस कोरोना काल में इस देश के लिए जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए सर्वोपरि है चुनाव। उनके लिए कोरोना कुछ नहीं है, और उनके लिए युवा पीढ़ी की जो जान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उनकी जान महत्वपूर्ण नहीं है, नेता लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है, बस युवाओं की जान को कोरोना से खतरा है। पढ़ने लिखने शिक्षित वाले जितने भी जो युवा है उनकी जान को खतरा है। इसलिए शायद स्कूल कॉलेज को ऑनलाइन के माध्यम से 50% आने जाने के लिए उनको बोला गया है, और बाकी जो चुनाव का जो बंदिश है कुछ भी नहीं है। आप 250 से लेके अनलिमिटेड जितने भी लोग हैं रैलियों में बुला सकते हैं, चाहे वो मास्क पहने या ना पहने, लेकिन उनको चुनाव सभा में आना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जुमले भी तो सुनना पड़ेगा कि नहीं। अगर वहां जनता नहीं रहेगी तो सुनेगा कौन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि अगर मैं सही हूं तो आप भी सरकार के खिलाफ बोलना सीखिए, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना सीखिए। और दूसरी बात, कोरोना बीमारी है और सावधानी भी बरतें, क्योंकि हमें अपनी जान खुद बचाना है, कोई सरकार शासन प्रशासन बचाने वाली नहीं है। तो जितना मतलब जरूरी हो, जहां भीड़ भाड़ में जाते हो मास्क पहने, क्योंकि 1 रुपया 50 पैसे का मास्क आता है, उसको पहन के जरूर जाए।
क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम लोग बीड़ी में खर्च कर देते, गुटखा में खर्च कर देते, दारू पीने में खर्च कर देते। तो रीयूज वाला मास्क जरूर पहने, उसको बार बार अपन धो सकते हैं, पहन सकते हैं। सैनिटाइज वगैरह अपन छोटा सा एक बॉटल, छोटी सी बॉटल में अपने जेब में रखें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सभी लोगों ने मुझे देखा और हमेशा देखते रहोगे। मैं अच्छे अच्छे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करूंगा। तो एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। सेवा जोहार।